Hello students, welcome in the all 9 classes of MD School Kalayat. As you know, we are on first lesson of नागरिक शास्त्र of 10th class. आज हम 10th क्लास का नागरिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन के लघुतरात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़े। हमारा क्वेश्चन है, सत्ता में हिस्सेदारी के 4 लाभ लिखो, या सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, व्याख्या करें। इससे विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। किसके कारण? शक्ति का बंटवारा करने के कारण। इससे देश में राजनीतिक स्थिरता पैदा होती है। इससे देश में हिंसा और अलगाववाद पर विराम लगता है। सत्ता की साझेदार एक सच्चे लोकतंत्र की आत्मा है। बेल्जियम में सत्ता में हिस्सेदारी का संक्षेप में वर्णन करो। बेल्जियम में निम्नलिखित 4 सत्रों पर सत्ता में हिस्सेदारी के नियम तय किए गए हैं। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या है? समान रहेगी। कहने का अर्थ, जो केंद्र सरकार में जो डच भाषा के हैं उनके भी मंत्री इतने ही होंगे जितने फ्रेंच भाषा के मंत्री हैं। कहने का अर्थ, दोनों की संख्या बराबर होगी। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ वेलोनिया और फ्लेमिश सरकारों को सौंप दी गई। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है जिसमें दोनों भाषाई समुदायों की समान बराबर हिस्सेदारी है। सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण थे? श्रीलंका में गृह युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। श्रीलंका में सिविलियों को सरकारी नौकरियों तथा विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता दी जा रही थी, क्योंकि सिविलियों क्या थे? बहुसंख्यक थे, ज़्यादा थे। और तमिलों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था। सरकारी संरक्षण वाली योजनाओं में तमिलों को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंख्यकवाद क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। यह मान्य है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है, यदि किसी समुदाय में क्या है, संख्या ज़्यादा है, तो वह अपने मनमाने तरीके से देश पर शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक क्या थे, यानी कि थोड़ी संख्या समुदाय की आवश्यकता या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। श्रीलंका की सरकार ने सिंहली समुदाय के हितों के संरक्षण यानी सुरक्षा के लिए कानूनों का निर्माण करना बहुसंख्यकवाद का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी बढ़ने के क्या कारण हैं? श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी बढ़ने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। श्रीलंका में सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाती थी, यानी छूट दी जाती थी। उनको ही क्या है, वे सिंहलियों को ही जो भी शुल्क सेवाएं होती थी वो सबसे पहले क्या है, सिंहलियों को ही दी जाती थी। सरकारी नौकरी में भी छूट दी जाती थी, और तमिलों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। और सरकारी संरक्षण वाली योजनाओं में तमिलों को कोई लाभ नहीं पहुंचाया जाता। नए संविधान के अनुसार सरकार सिंहलियों के बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम की जटिल जातीय बनावट के बारे में आप क्या जानते हैं? बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट बहुत ही कठिन है। देश की कुल आबादी का 59% भाग फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और डच भाषा बोलता है, और शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषाई तुलना के रूप में अधिक समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की जटिल जातीय बनावट से आप क्या समझते हैं? दक्षिण एशिया के दूसरे देशों की भांति श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे मुख्य सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। फिर तमिलों का सामाजिक समूह है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं। श्रीलंकाई मूल के तमिल 13%
और जो हिंदुस्तानी तमिल हैं जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान हैं। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं और जबकि तमिल भाषी लोग कुछ हिंदू हैं कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो तर्क दीजिए। हाँ, श्रीलंका में सिंहली समुदाय का बहुसंख्यकवाद है। कहने का अर्थ है जो सिंहली का समुदाय है उसमें ज़्यादा जनसंख्या है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यता के बल पर शासन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहा। इसी कारण से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपनी बहुसंख्या परिस्थिति के अंतर्गत बहुत से कदम उठाए। तरह 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत तमिल को बिल्कुल अलग करके सिंहली को एकमात्र क्या है राजभाषा घोषित कर दी गई सिंहली। और विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली और नए संविधान में प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इत्यादि संप्रदायों के लोग रहते हैं लेकिन अधिकतर संख्या हिंदुओं की है। क्या आप कह सकते हैं कि भारत में बहुसंख्यकवाद है? उदाहरण दीजिए। यह बात सत्य है कि भारत में हिंदू धर्म बहुसंख्यक है। कहने का अर्थ है भी जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी के रूप में भारत में बहुसंख्यकवाद बिल्कुल भी नहीं है। भारत में किसी भी आधार पर किसी धर्म या समुदाय के लिए सर्वोच्च पदों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का आरक्षण नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान किसी भी भाषा या किसी भी धर्म के संरक्षण के लिए कानून नहीं बना सकता। उदाहरण के तौर पर भारत के राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदू, ज्ञानी जैल सिंह सिख और फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति सुशोभित हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान में सत्ता का बंटवारा कैसे किया गया? गृह युद्ध के अंत के पश्चात लेबनान के समस्त नेता साथ मिलकर बैठे और अलग अलग समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे की कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के द्वारा तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। केवल सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है और प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार ईसाई फ्रांस से संरक्षण की यानी सुरक्षा की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग क्या है बराबर थी, समान थी दोनों की जनसंख्या। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, लेकिन दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलील लेबनान में हुए सत्ता में साझेदारी के रूप में सहमत क्यों नहीं था? खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, किंतु इस व्यवस्था के रहते हुए वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के धर्म को। वास्तव में वह चाहता है कि नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की
आज़ादी यानी स्वतंत्रता दी जाए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में आप नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से क्या समझते हैं? हमारे देश में सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ कार्यपालिका में निहित हैं, शामिल हैं। हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग जरूर करती है, लेकिन यह संसद के अधीन कार्य करती है, यानी संसद के नियंत्रण में रहकर कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है, नियंत्रण रखती है और इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से आपका क्या तात्पर्य है? यानी कि जो अक्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता के अक्षैतिज वितरण के अंतर्गत शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा इसी तरह से करना है कि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे बंटवारे से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता और प्रत्येक अंग एक दूसरे पर क्या है, नियंत्रण रखता है और जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न शासन के अंगों या संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण से क्या आशय है? जब किसी देश के शासन में सत्ता का बंटवारा उच्च स्तर या निम्न स्तर की सरकारों के बीच किया जाता है तो उसे सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण का नाम दिया जाता है। जैसे भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सत्ता या शक्तियों के अक्षेत्र का निर्धारण या वितरण किया गया है, यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने अपने क्षेत्रों में शासन संबंधी कार्य करते हैं और एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप यानी दखल अंदाजी नहीं करते। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने लघुत्रात्मक क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको, आप उनको अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।